नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष शुक्ला आयुर्वेद विजन चैनल पर आप सभी विद्वानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और जितने भी सिपाही हैं उनका और ज़्यादा स्वागत करते हैं क्योंकि अब की 18 फरवरी को उनको सिपाही पार कर देना मित्रों। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग फिर अपने उसी पुराने वाले मुद्दे पे ही बात करते हैं कि जैसा कि हमने कल आपको व्यंजन वर्ण पढ़ाया था, आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। जैसे कि हमने आपको व्यंजन वर्ण में कल कई सारी चीज़ें बताई थी, आज हम उसी व्यंजन वर्ण में सभी जो वर्ण होते हैं सभी वर्णों को कितने भागों में बांटा जाता है यह बात आती है कि अगर आपसे कहा जाए कि घोषत्व के, अगर आपसे एक शब्द कहा जाए घोषत्व के, घोषत्व या इसी को क्या कहा जाता है, नाद के आधार पर, नाद के आधार पर वर्ण के भेद, नाद के आधार पर वर्ण के भेद। अब हम क्या करेंगे, नाद या घोषत्व, घोषत्व मतलब क्या होता है, झंकार। ठीक, घोषत्व का अर्थ क्या होता है, झंकार। झंकार को ही क्या कहा जाता है, नाद कहा जाता है। के आधार पर वर्ण के भेद देखे जाएंगे। किसके भेद, वर्ण के भेद देखे जाएंगे। अब यहाँ पे यह कहा गया घोषत्व, घोषत्व का मित्र अर्थ ध्यान रखिएगा, घोषत्व का अर्थ क्या होता है, झंकार। ठीक, और इस झंकार का अर्थ किससे लगाया जाता है, नाद से लगाया जाता है या कंपन से लगाया जाता है। किससे लगाया जाता है, कंपन से लगाया जाता है। तो मित्र यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब आपसे पूछा जाए कि घोषत्व के आधार पर वर्ण के कितने भेद होते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो घोषत्व के आधार पर वर्ण के कितने भेद होते हैं, 2 होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए नाद के आधार पर कितने होते हैं, तब भी आपको उत्तर क्या देना है, 2 देना है। अगर आपसे पूछा जाए झंकार के आधार पर वर्ण के कितने भेद होते हैं, झंकार के आधार पर भी वर्ण के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। ठीक, तो अब मित्र यहाँ पर जो 2 भेद आते हैं, 2 भेदों में एक क्या हो जाता है, एक को नाम क्या दिया जाता है, सघोष, या इसी को क्या नाम दिया जाता है, घोष वर्ण कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है, घोष वर्ण कहा जाता है। दूसरे नंबर में क्या आ जाता है, अघोष वर्ण आते हैं। क्या आ जाते हैं, अघोष वर्ण आ जाता है। ठीक, तो मित्र यहाँ ध्यान रखिए, जब आपसे कहा जाता है घोषत्व के आधार पर वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो कितने भेद होते हैं मित्र, 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, एक सघोष होता है, एक दूसरा क्या हो जाता है, अघोष होता है। ठीक, अब बात यहाँ तक की हो जाती है, तो हम सबसे पहले यहाँ ध्यान देते हैं कि सबसे पहले हमें यह देखना है कि जो यह सघोष होता है, जो यह सघोष वर्ण दिया गया है, सघोष वर्ण हम कहते किसे हैं। ठीक, सघोष को ही घोष कहा जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। सघोष वर्ण को ही क्या नाम दिया जाता है, घोष वर्ण कहा जाता है। अब हम आप आज बात करेंगे किसकी, घोष की। हमने यहाँ पे बताया घोष का अर्थ क्या होता है, झंकार। घोष का अर्थ क्या होता है मित्र, झंकार। अब यहाँ जैसे सघोष दिया गया है, सघोष का मतलब क्या होता है, साधन घोष होता है। ठीक, सा मतलब क्या होता है, साथ, और घोष का अर्थ क्या होता है, झंकार। ठीक, घोष का अर्थ क्या होता है, झंकार। तो जब कहा जाता है कि कहा जाता है जिन वर्णों के उच्चारण में, ध्यान रखिएगा, क्या कहा जाता है, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका झंकृत होती है। क्या होती है, झंकृत होती हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे सघोष वर्ण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सघोष वर्ण कहते हैं। ठीक, तो ध्यान रखिएगा क्या कहा गया, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका क्या होती हैं, झंकृत होती हैं। झंकृत मतलब क्या हो जाता है, जब हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय हमारे कंठ पर क्या हो जाता है, हल्का सा कंपन होता है। ठीक, तो जब कंपन की हम बात करते हैं तो वही क्या कहा जाए, सघोष कहा गया। तो सघोष, उसे क्या कह देते हैं, सघोष कहते हैं। जब स्वर तंत्रिका क्या होती है, झंकृत होती है, स्वर निकलने वाली जहाँ से ध्वनि निकलती है, फेफड़े में क्या होता है, हल्का सा कंपन होता है। तो जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि प्राचीन समय में पहले हम लोगों के यहाँ से आता था बैंड बाजा जब आता था तो उसमें सबसे पहले क्या बोला जाता था, हेलो। क्या बोला जाता था, हेलो। तो जब वो हेलो बोलता था तो उसके बाद एक ध्वनि आती थी, जिस ध्वनि को क्या कहा, ध्वनि उसके बोलने के बाद जो उत्पन्न होती है। ठीक, तो जैसे वह बोला हेलो तो बाद में ध्वनि क्या आती है, जो आती है क्या, हेलो 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 हेलो, मतलब वह कई बार वह जो कंपन हो जाती है तो वह क्या हो जाता है, नाद कहलाता है, वही झंकार कहलाता है। तो वही हमने कहा कि यहाँ जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका क्या होती है, झंकृत होती हैं, उसे हम क्या नाम देते हैं, सघोष नाम देते हैं। उसे क्या नाम देते हैं, सघोष नाम देते हैं। अब जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि जितने भी वर्ण लिखे जाते हैं उसमें कौन कौन से वर्ण सघोष होते हैं,
तो अब ध्यान रखिए, जैसे हमने कह दिया किसी वर्ग का, कौन कौन से होते हैं, किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, ठीक। और क्या किया जाता है, या, रा, ला, वा, और इसमें एक हा चला जाता है, और सभी स्वर वर्ण, और सभी स्वर वर्ण क्या कहलाते हैं, सघोष कहलाते हैं, ठीक। मतलब वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, यारा, लावा, हा और जितने भी स्वर होते हैं वह क्या कहलाते हैं, सघोष कहलाते हैं मित्र। अब बात यहाँ पर यह आती है कि जैसे कुछ लोग इसमें सोच रहे होंगे इसमें सघोष क्या है, बात किसकी आती है, सघोष की। तो सघोष मतलब हमने आपको यहाँ पे यह बताया कि वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण होगा। अब जब तीसरा चौथा पांचवा वर्ण लिखते हैं तो हम लिखते हैं क्या, गा, घा और अंगा लिखते हैं, ठीक। उसके बाद फिर क्या लिखते हैं, जा, झा और इया लिखते हैं, डा, ढा और ड़ा लिखते हैं, दा, धा और ना लिखते हैं, बा, भा और क्या लिखते हैं, माँ लिखते हैं। इन सारे वर्णों को क्या कहा जाता है, मतलब वर्ग का या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण है ना, तो जब यह वर्ण हम लिखते हैं तो यह वर्ण क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, सघोष ध्वनि कहलाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ क्या लिखा गया है, या, रा, ला, वा लिखा गया है। एक वर्ण और लिखा गया जिसे क्या कहा जाता है, हा लिखा जाता है। और जितने भी सभी स्वर होते हैं, जितने भी स्वर होते हैं सभी स्वर वर्ण, ठीक, सभी स्वर वर्ण हो जाते हैं। तो मित्र यहाँ तक यह क्या बात हुई, हमने आपको सघोष की हमने बात कही। तो सघोष में क्या हो गया कि हमने यह बताया कि वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, और क्या आया, यारा, लावा आया, और क्या आया, सभी स्वर वर्ण आए, ठीक। तो जब हम इतनी बात करें, देखिए आप यहाँ से यहाँ तक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण लिया गया ना। अब यहाँ पे क्या कहा गया, यारा, लावा, हा भी कहा गया है। यहाँ पे क्या कहा गया है, सभी स्वर। तो मित्र अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए, कभी आपसे पूछा जाए कि सघोष ध्वनियों की संख्या कितनी होती है, सघोष ध्वनियों की संख्या, तो सघोष ध्वनियों की संख्या की अगर हम बात करते हैं, सघोष ध्वनियों की संख्या की अगर हम बात करते हैं कि सघोष ध्वनियाँ कितनी होती हैं, तो यह आप हमें बताइए कि कितनी होती हैं। तो जल्दी से आप सोचिए, जल्दी से हमें आप उत्तर दीजिएगा। और देखिए आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ है। अगर आप देख रहे होंगे यहाँ से यहाँ तक आया तो 1 3 3 6 3 9 3 12 3 15, ठीक। 15 5 कितने हो गए, 15 5 20। स्वर की संख्या कितनी होती है, 11। तो 20 11 कितने हो जाते हैं, 31 लिख दिया जाएगा। या ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि सघोष ध्वनियों की संख्या कितनी होती है, 31 होती है, तो तुरंत आप उत्तर क्या देंगे, 31 का देंगे, ठीक। लेकिन यहीं पर एक बात यह याद रखी है, जैसे कहा जाए सघोष, अगर आपसे यही प्रश्न पूछ लिया जाए सघोष व्यंजन वर्णों की ध्वनि, व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, सघोष व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो सघोष व्यंजन वर्णों की जो संख्या होगी वह कितनी हो जाएगी, यह ध्यान रखिएगा। इसमें यहाँ पर यह क्या दिया गया, केवल और केवल व्यंजन दिया गया है, केवल और केवल क्या दिया गया है, व्यंजन दिया गया है, और इसमें स्वर नहीं जोड़ा जाएगा। जब स्वर नहीं जोड़ा जाएगा तो 31 में आप 11 स्वर घटा देंगे तो आपके पास कितना बचेगा, कितनी बचेगी, 20, ठीक। तो सघोष व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है मित्र, 20 होती है। और सघोष वर्णों की संख्या कितनी होती है, 31 होती है। 20 और 31 को आप विशेष ध्यान रखिएगा। जब हमने कहा सघोष व्यंजन ध्वनियों की संख्या कितनी होती है, 31। जब आपसे पूछा जाए सघोष व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, 20, और सघोष ध्वनियों की संख्या कितनी होती है, 31। सघोष व्यंजन वर्णों की व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। यह बात आप अपने दिमाग में एकदम सेट करके रखिएगा, इसको मत छोड़िएगा, इसको एकदम याद करिएगा। और इसलिए हमने यहाँ पर वर्ण लिख दिया क्योंकि कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है, प्रश्नों में एग्जाम में पूछा जाता है, एक ही वर्ण पूछा जाएगा, उसमें पूछ लिया जाता है इसमें कौन सा व्यंजन है, कौन सी मूर्धन्य है, सघोष है, अल्पप्राण है, महाप्राण है, यह सारी चीजें पूछी जाती है। तो अभी हम आपको उसका भी एक भी बताएंगे। लेकिन आप पहले यहाँ पे देखिएगा सघोष व्यंजन सघोष ध्वनियों की संख्या कितनी होती है, 31। व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। बात क्लियर है, इसको यहाँ पे ऐसे ही रहने दीजिएगा, आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं तो आगे हमें एक मिलता है क्या, अघोष ध्वनि। क्या मिलती है, अघोष ध्वनि। ठीक, अघोष ध्वनि। ठीक, अब अघोष ध्वनि की अगर हम बात करते हैं तो इसमें देखिए किसी परिभाषा ही दी जाती है, कहा जाता है जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका झंकृत नहीं होती हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, अघोष ध्वनि कहते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है, अघोष ध्वनि कहते हैं। ठीक, तो उसे क्या कहा जाता है, अघोष ध्वनि कहा जाता है। फिर यहाँ ध्यान रखिएगा क्या कहा गया, कि कहा गया जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में। यहाँ देखिए कि वर्णों नहीं कहा गया, जिन व्यंजन वर्णों कहा गया उच्चारण में स्वर तंत्रिका झंकृत नहीं होती हैं, उसे क्या कहते हैं, अघोष ध्वनि कहते हैं। अर्थात अब वहां पर इसके पहले हमने आपको बताया था कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका क्या होती है, झंकृत होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, झंकृत होती हैं तो उसे सघोष कह दिया जाता है। और जहां पर झंकृत नहीं होती हैं उसे हम क्या कह दिए, अघोष कह दिए। अब अगर आपसे पूछा जाए जैसे इसमें कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे, जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे, जैसे कहा जाता है किसी वर्ग का बचा क्या था, पहला और दूसरा वर्ण, और क्या आया था, और सभी, और क्या हो जाएगा, सा, शा और श। मूर्धन, तालु, मूर्धन और दंत सा की बात हो जाती है। तो अब आप देख रहे हैं पहला और दूसरा यहाँ यह आया, तो अब पहला दूसरा वर्ण कौन कौन सा था, का खा था, ठीक, चा छा था, ता था, टा और ठा था, ता और था था, पा और फा था। उसके बाद फिर क्या लिख दिया गया, सा कह दिया गया। तो जब इतना लिख दिया गया तो यह जो लिखा गया यह सब क्या हो जाते हैं, यह देखा जाए यह सब क्या कहलाते हैं, अघोष ध्वनि कहलाते हैं। संख्या देखिए 5 दूनी 10, 3 13। तो अगर इसकी संख्या पूछी जाए, अघोष ध्वनि की संख्या पूछी जाए तो संख्या कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। आपके सामने 13 लिखा गया है। 13 के अतिरिक्त एक भी ज्यादा नहीं बताना है। अगर आपके दिमाग में यह है कि इस डा और ढा को भी जोड़ा जाएगा, और आपके दिमाग में यह भी आ सकता है जा और फा को भी जोड़ा जाएगा, तो यह आप एकदम गलत काट दीजिएगा। इसको कभी अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष के साथ नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक, इसको कभी भी अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष के साथ नहीं जोड़ा जाएगा। अपने दिमाग में यह बात सेट कर लीजिए, इसको कभी नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, इस चीज को कभी नहीं जोड़ा जाएगा, इसको अपने दिमाग में सेट करके रखिएगा। यह बात अपने दिमाग में एकदम हमेशा के लिए बना कर रखिएगा। न या उच्चित व्यंजन जोड़ा जाएगा, न या आगत ध्वनि जोड़ी जाएगी, इन दोनों को नहीं जोड़ा जाता मित्रों के साथ। तो चलिए इतनी बातें क्लियर रखिएगा। अगर आपसे अघोष ध्वनियों की संख्या पूछेगा कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। बात क्लियर हो गई, बात क्लियर है ना यहाँ तक। अब हम इसके आगे चलते हैं। इसके आगे जब हम चलते हैं तो इसके आगे हमें कुछ और नया मिलता है। इसके आगे नया क्या मिलता है यह देखा जाएगा। यह हमारी क्या हो गई, अघोष सघोष की हमने बात कर लिया। उसके बाद फिर हम इसके बाद फिर बात करते हैं वायु प्रवाह के आधार पर। वायु प्रवाह मतलब समझ रहे हैं, वायु प्रवाह की अगर हम बात करते हैं तो अब बात वायु प्रवाह की होती है। ठीक, तो जैसे क्या नाम दिया जाता है, फिर आपसे पूछा जाता है वायु प्रक्षेप। वायु प्रक्षेप या प्राण के आधार पर वर्ण के भेद, वर्ण के भेद। तो प्राण के आधार पर मित्र वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो ध्यान रखिएगा 2। यहाँ देखिए 2 शब्द लिखा गया है। एक आपसे क्या पूछा गया, वायु प्रक्षेप, दूसरा आपसे क्या कहा गया, प्राण। तो दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। अब जैसे वायु प्रक्षेप हमने कह दिया, वायु प्रक्षेप कहने का मतलब यह हुआ कि जब मुख से निकलने वाली जो ध्वनि होगी, मुख से कितनी ज्यादा ध्वनि आती, कितनी
कम आती है, जो ध्वनि निकलती है, जो वायु निकलती है, कितनी तेज निकलती है, कितनी धीमे निकलती है, यह देखा जाएगा। और जब प्राण की हम बात करते हैं, प्राण के अर्थ क्या लगाया जाता है? बल, बल से लगाया जाता है। बल का अर्थ किससे लगाया जाता है? ध्वनि से, ठीक। और वायु प्रक्षेप मतलब इसकी किससे लगाया जाता है? वायु से। तो इस दोनों के आधार पर अगर देखा जाए तो ध्वनि के कितने प्रकार होते हैं? वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? 2, ठीक। अब जो 2 प्रकार होते हैं उसके हम बारे में बात करते हैं, ठीक, उसके बारे में बात करते हैं। 2 प्रकार, सबसे पहले क्या हो जाता है इसमें, ध्यान रखिएगा, इसमें सबसे पहले एक आता है जिसका नाम क्या होता है? अल्प प्राण होता है, ठीक। फिर दूसरे नंबर में क्या हो जाता है? महाप्राण हो जाता है, ठीक। क्या हो जाता है? अल्प प्राण होता है, दूसरे नंबर में क्या हो जाता है? महाप्राण हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी? अल्प प्राण की। किसकी करते हैं? अल्प प्राण की। अल्प मतलब क्या हो जाता है? कम, प्राण मतलब बल, ठीक। फिर कहा जाता है जिन वर्णों के उच्चारण में, क्या कहा जाता है? जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम वायु बाहर निकलती है, कम वायु बाहर निकलती है, कम वायु बाहर निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम वायु या कम ध्वनि, कम बल, ठीक, मतलब कम ध्वनि निकलेगी, कम प्राण लगेगा, कम बल लगेगा, तब उसे हम क्या कहेंगे? अल्प प्राण कहेंगे, ठीक। अब जैसे अगर आपसे कह दिया जाता है, जैसे वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, और क्या होगा? अंतस्थ व्यंजन होगा, और क्या होगा? सभी स्वर वर्ण होंगे, और क्या होंगे? सभी स्वर वर्ण होंगे। वर्ग का क्या होगा? तीसरा, पहला, तीसरा, पांचवा होगा, और 11 अंतस्थ व्यंजन मतलब 11 लावा होगा, और सभी स्वर का मतलब जितने भी स्वर वर्ण होते हैं उनका होगा, ठीक है। अब जैसे अगर हमने कह दिया, तो जैसे अगर हमने कहा कि पहला, तीसरा, पांचवा, जैसे हमने कह दिया का, फिर क्या आया? गा, फिर क्या आया? अंगा, ठीक। फिर क्या आया? चा, फिर क्या आया? जा, फिर क्या आ गया? यहाँ आ गया, ठीक। फिर हमने कहा टा, फिर क्या कहा? डा, फिर ड़ा हो गया, फिर क्या आ गया? ता, फिर कहा गया? दा, फिर क्या कहा गया? ना कहा गया। पा कहा गया, पा के साथ क्या जोड़ा गया? भा जोड़ा गया, सॉरी, पा के बाद फिर क्या जोड़ा गया? पा, बा और मा गया। उसके बाद फिर क्या आ जाता है? यारा, ला, वा आ जाता है, प्लस क्या हो जाते हैं? सभी स्वर वर्ण हो जाता है। फिर क्या हो जाता है? सभी स्वर वर्ण हो जाता है। अब इनको आप वर्णों को पूरा गिन लीजिएगा, इनका पूरा गिनती कर लीजिएगा, ठीक। इन वर्णों को पूरा गिनती कर लीजिएगा। इन वर्णों की जब आप गिनती करते हैं तो गिनती करने में आपको क्या मिलता है, यह भी ध्यान रखिएगा। तो मित्र यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ से यहाँ तक अगर हम बात करते हैं, कहाँ से कहाँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक की अगर हम बात करते हैं तो 3 वर्ण बराबर है। तो 5 वर्गों से 3 वर्ण ले लिया, 15 हो गया, 15 4 19 11 30। अगर आपसे पूछा जाए अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी होती है? वर्णों की संख्या, अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो आप क्या बताएंगे? 30। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए अल्प प्राण व्यंजन वर्णों की संख्या, अब यहाँ पे केवल और केवल व्यंजन आना, 11 में 30 घटा देंगे, कितना बचेगा? 19, ठीक। अल्प प्राण व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होगी? 19। अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी होगी? 30 हो जाएगी। बात यहाँ तक ही क्लियर है? यहाँ तक की बातें क्लियर है ना? अब हम मित्र यहीं पे और एक बात करेंगे जिसको आप नाम क्या देते हैं? महाप्राण। क्या कहते हैं? महाप्राण। क्या नाम दिया जाता है? महाप्राण कहते हैं। महाप्राण किसे कहा जाता है? कहा जाता है जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका कम, जिन वर्णों के उच्चारण में कम वायु बाहर निकलती है
उसे हम क्या कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है, उसे महाप्राण वर्ण कहते हैं। ठीक, उसे क्या कहा जाता है, महाप्राण वर्ण कहते हैं। ठीक, उसे क्या कहा जाता है मित्र, महाप्राण वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में क्या हो जाता है, मुख से कम वायु बाहर निकलती है, मुख से कम हवा बाहर निकलती है, कम बल लगता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कम लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अल्पप्राण। लेकिन क्या हो गया यहाँ पर, जिन वर्णों के उच्चारण में कम वायु नहीं अधिक वायु हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अधिक वायु बाहर निकलती है, उसे हम क्या कहेंगे, महाप्राण कहेंगे। ठीक, जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक वायु, मुख से अधिक वायु बाहर निकलती है, कहाँ से, मुख से अधिक वायु बाहर निकलती है, उसे हम क्या कहेंगे, महाप्राण कहेंगे। अब देखिए कैसे कहा जाएगा, कौन कौन से वर्ण होंगे, यहाँ भी कौन कौन से, पहला, तीसरा और पांचवा आया, तो पहला, तीसरा, पांचवा के अतिरिक्त जो भी बचा खुचा है, तो जैसे कह दिया, जैसे किसी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या हो गया, दूसरा और चौथा वर्ण और क्या आ जाएगा, दूसरा और चौथा वर्ण और क्या आएगा, ऊष्म व्यंजन वर्ण, यह हम क्या कहलाएंगे, भैया, महाप्राण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, महाप्राण कहलाएंगे। ठीक, मतलब वर्ग का पहला, दूसरा और चौथा वर्ण और ऊष्म व्यंजन क्या कहलाएंगे, महाप्राण कहलाएंगे। अब देखिए कौन कौन से वर्ण आते हैं, जैसे वहां पे क्या आया, खा, फिर क्या आया है, घा, फिर क्या आया, छा, फिर क्या आया है, झा, ठा आया है, ठा आया है और धा आया है, फा आया है और भा आया है, और क्या आया है, सा आया है, मूर्धन्य सा आया है, दंत सा आया है और हा आया है। ठीक, इतने वर्ण आए हैं। तो अगर अब आपसे इसकी संख्या पूछी जाए तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। महाप्राण वर्णों की संख्या, महाप्राण वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी, वर्णों की संख्या कितनी होगी, तो 14 हो जाएगी। महाप्राण वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी भैया, 14 हो जाएगी। बात क्लियर है। अब अल्पप्राण वर्णों की संख्या कितनी हुई है, 30। अल्पप्राण व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी हुई, 19। महाप्राण वर्ण की संख्या कितनी होती है, 14 हो जाती है। तो हमने आपको यहाँ पर 14, 15, 14, 20, 14, 30, 19 की बात हमने कही। यह बातें आपको क्लियर है ना। जब आपकी यह बातें क्लियर हैं तो अगर हम चाहें तो इसको एक क्रम से भी याद कर सकते हैं। जैसे कि कुछ लोग होंगे जिनको यह नहीं समझ में आ रहा होगा कि यह पहला, तीसरा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पहला, दूसरा वर्ण है क्या। ठीक, तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसकी भी बात कर लेते हैं। जैसे आप लिखते हो ना, का वर्ग लिखा गया था, कौन सा वर्ग, का वर्ग। का वर्ग अगर आपने लिखा था तो इस का वर्ग में सबसे पहले आपने क्या क्या लिखा था। जैसे हमने कहा था का वर्ग में क्या हुआ था, आपने लिखा था का, खा, गा, घा और उंगा लिखा था। ठीक, फिर एक चा वर्ग आपने लिखा था, क्या लिखा था, चा वर्ग। चा में लिखा था चा, छा, जा, झा और यहाँ लिखा था। ठीक, फिर एक आपने लिखा था टा वर्ग। टा वर्ग में आपने क्या लिखा था, टा, ठा, डा, ढा और डा लिखा था। ठीक, फिर एक क्या लिखे थे, ता वर्ग। ता वर्ग में आपने क्या लिखा था, ता, था, दा, धा और क्या लिखा था, ना लिखा था। फिर एक आया था क्या, पा वर्ग। पा वर्ग में आपने क्या लिखा था, पा, फा, बा, भा और क्या लिखा था, मा लिखा था। ठीक, फिर इसी नीचे आपने क्या लिखा था, या, रा, लावा लिखा था। उसके बाद फिर क्या लिखा था, सा और हा लिखा था। बाकी इसके अलावा इसमें अल्पप्राण, महाप्राण, सघोष में कुछ नहीं बांटा जाता। ठीक, बाकी इसके अलावा अल्पप्राण, महाप्राण, सघोष में कुछ भी नहीं बांटा जाता, इतना ही बांटा जाता है। तो अब देखिए कि जो वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा हमने बात कही थी, तो यह वर्ग हो गया, तो पहला वर्ण यह हुआ, दूसरा क्या हुआ, यह हुआ, तीसरा क्या हुआ, यह हुआ, चौथा क्या हुआ, यह हुआ, पांचवा यह हो गया। यहाँ से लगाकर यहाँ तक वर्ग बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक यह वर्ग में नहीं जा रहे हैं, यार अलावा वर्ग में नहीं जा रहे हैं। तो हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको बताया था सघोष। फिर अब आपको हमने क्या बताया, अघोष।
फिर हमने आपको एक बताया अल्प प्राण, ठीक, क्या बताया, अल्प प्राण। फिर एक हमने बताया क्या, महाप्राण, ठीक, यह बताया गया। तो सघोष मतलब क्या हो गया, 3, 4 और 5 हो गए। अघोष मतलब क्या हो गया, सॉरी 1 और 2 हो गया। अल्प प्राण मतलब क्या हुआ, पहला, तीसरा और 5वां हो गया। महाप्राण मतलब क्या हो गया, दूसरा और चौथा हो गया। अब बांट दीजिए, देखिए तीसरा, चौथा, 5वां। अब देखिए कि सबसे पहले हम अल्प प्राण की बात करते हैं। तो यह जो वर्ण होता है यह क्या कहलाता है, अल्प प्राण कहलाता है, ठीक। फिर यह क्या कहलाता है, अल्प प्राण कहलाता है। फिर यह क्या कहलाता है, अल्प प्राण कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा कि यह देखिए 1, 3, 5 हो गया। अब बात किसकी करते हैं, सघोष की। यह वाला वर्ण क्या कहलाएगा, यह वर्ण क्या कहलाएगा, सघोष कहलाएगा, ठीक। यह भी क्या कहलाएगा, सघोष कहलाएगा, ठीक। यह भी क्या कहलाएगा, सघोष कहलाएगा, ठीक। क्लियर है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, तो यहाँ की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या, कौन सी बात आई, यह क्या हो गया, यह महाप्राण हो गए, ठीक। और यह क्या हो गया, महाप्राण हो गया। यह क्या हो गया, महाप्राण हो गया, ठीक। अब बात आई है सघोष सघोष की। सघोष सघोष हमने बांटा, तो यह क्या हो जाएगा, अघोष हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, अघोष हो जाएगा, ठीक। और यह भी क्या हो जाएगा, अघोष हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। अब यहाँ तक बांट दिए। तो अब देखिए कि यह जो जितना यह वर्ण है, यह वर्ण पूरा का पूरा कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, अल्प प्राण, अल्प प्राण। क्या हो रहा है, अल्प प्राण हो रहा है, ठीक। क्लियर है। यह पूरा का पूरा कहाँ जा रहा है, महाप्राण में जा रहा है। यह पूरा का पूरा कहाँ जा रहा है, महाप्राण में। अब देखिए कि यही वाला वर्ण क्या कहलाता है, यही वाला वर्ण क्या कहलाता है, सघोष कहलाता है, ठीक। और इसमें से इतना वर्ण जितने हमने घेरा किया है, इतना वर्ण क्या कहलाता है भैया, अघोष वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, अघोष। इसमें बच्चा हा, तो हा को हम क्या कहते हैं, सघोष वर्ण कहते हैं। हा को क्या कहा जाता है, सघोष वर्ण कहते हैं। अब तो बात क्लियर हो गई होगी ना। जैसे हम वर्ग बताया था, तो वर्ग में आप देख लीजिएगा, तो हमने वर्ग में सबसे पहले सघोष बताया था। सघोष को हमने कहा था तीसरा, चौथा, 5वां। 1, तीसरा, चौथा, 5वां क्या हो गया, सघोष। अघोष में क्या हो गया, पहला और दूसरा चला गया। मतलब यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं पूरे के पूरे, मतलब हम कहीं छोड़ नहीं रहे, 11 लगभग छोड़ के बाकी सब इतने की बात हम कर रहे हैं। अब इतनी बातें क्लियर हो गई ना हमारी आपकी। अब इसमें आप देख सकते हैं पूरा, आप यहाँ पे देखिए, स्क्रीनशॉट भी लेना होगा, ले लीजिएगा आप। यहाँ पे पूरा का पूरा इसका व्याख्यात्मक रूप है। अब आपके मन में एक बात यह उत्पन्न हो रही होगी, आखिर यह जो डा और ढा है, डा और ढा है, इसको क्यों नहीं जोड़ा जाता। तो भैया यह भी आपको हम बता देते हैं, इसको इसलिए नहीं जोड़ा जाता क्योंकि इसे हम क्या एक नाम ही दे देते हैं। इसे क्या नाम दे देते हैं, द्विगुण व्यंजन कह दिया जाता है। उसी के साथ इसको हम एक नाम देते हैं, ताड़न जात कहते हैं। इसी को नाम क्या कहते हैं, ताड़न जात कहते हैं। और अगर आपके मन में यह बात आ रही होगी कि आखिर इस डा और ढा का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो इसका उच्चारण स्थान हमेशा ध्यान रखिएगा, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। क्या होता है, मूर्धा हो जाता है। इसका उच्चारण क्या हो, स्थान क्या हो जाता है, मूर्धा हो जाता है। बात क्लियर हो रही ना यहाँ तक। यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो रही हैं। यह जब बातें आपकी क्लियर हो जाती हैं तो हम इसके आगे बढ़ते हैं। हमने आपको इतना कुछ बताया, इसमें आप इसका पूरा का पूरा अल्प प्राण महाप्राण एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा, क्योंकि यह एग्जाम में अधिकांशतः पूछे जाते हैं। और इसको जब आप पढ़े रहेंगे तो यह ज़्यादा बेटर होगा, अगर नहीं पढ़े रहेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा सारा काम, ठीक। तो अल्प प्राण और महाप्राण की यह बात हमारी आपकी यहीं पर खत्म होती है। तो लेकिन अगर आपसे यह कही, आपसे यह पूछा जाए डा और ढा का उच्चारण कहाँ से होता है, तो डा और ढा का उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा होता है, ठीक। डा और ढा का उच्चारण स्थान क्या हो जाता है, मूर्धा हो जाता है। अब इसमें आप देखिए कि इसमें यह छत, त्रंग, ज्ञा और स्त्रा, यह जो आपके यहाँ संयुक्त व्यंजन आता है, या जो संयुक्त व्यंजन होता है, उसको भी हम यहाँ पर नहीं जोड़े हैं अल्प प्राण महाप्राण के साथ। क्यों नहीं जोड़ा गया है, इसलिए नहीं जोड़ा गया है क्योंकि जब हम व्यंजन की संख्या पूछते हैं, अगर आपसे कभी पूछा जाए व्यंजन की संख्या, व्यंजन की संख्या अगर आपसे पूछी जाती है
तो व्यंजन की संख्या आपको कितनी बतानी होती है? 33 बतानी होती है। और 33 में यह संयुक्त व्यंजन को जोड़ा ही नहीं जाता है, तो हम इसको अल्पप्राण महाप्राण में कहाँ से बांटेंगे? अगर व्यंजन 33 व्यंजनों के साथ यह डा और ढा जोड़ा जाता तब हम इसको भी अल्पप्राण महाप्राण के साथ बांट लेते, लेकिन इसको व्यंजन के साथ जोड़ा ही नहीं जाता, तो इसको हम बांटेंगे क्यों? इसको हम बांटते ही नहीं है। ठीक, अब बात यहाँ तक क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा हम पीछे चलेंगे, एक बार थोड़ा सा हम पीछे चलेंगे। पीछे हम आए तो यहाँ पे हमें एक मिला क्या? महाप्राण। तो ये बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा कि जब भी महाप्राण होगा तो महाप्राण, जब महाप्राण की बात होगी, कहा जाता है दो महाप्राण वर्णों का उच्चारण, दो महाप्राण वर्णों का उच्चारण एक साथ नहीं किया जाता, एक साथ नहीं किया जाता। ठीक, एक साथ नहीं किया जाता। अब भैया यहाँ पे ये बात ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको कोई ऐसा शब्द नहीं मिला होगा जहां खा और घा एक साथ आया हो, छा और झा एक साथ, डा और ढा एक साथ, था और धा एक साथ, फा और भा एक साथ। इतने वर्णों का उच्चारण एक साथ नहीं होता। किसी भी शब्द में एक के बाद या दूसरा नहीं लिखा रहता। जैसे हम लिख दें कलम, कलम अगर हमने लिखा तो यह मतलब कि क्या हो जाता है? सब अल्पप्राण कहाँ चले जाते हैं? अल्पप्राण वाले वर्ण होते हैं। लेकिन कभी आपने याद नहीं देखा होगा छ झ, छ झट, छछट नहीं लिखा जाता। क्यों? क्योंकि यह अल्पप्राण महाप्राण वर्णों का उच्चारण एक साथ नहीं किया जाता। यह भी आप यह बात अपने दिमाग में एकदम बैठा के रखिएगा कि दो महाप्राण वर्णों का उच्चारण कभी भी एक साथ नहीं किया जाता। दो महाप्राण वर्णों का उच्चारण जब भी किया जाता है तो संस्कृत के नियमानुसार उन वर्णों का क्या किया जाता है? महाप्राणीकरण किया जाता है। जब महाप्राणीकरण किया जाता है तब वो क्या हो जाते हैं? तब वहां दो महाप्राण वर्णों का उच्चारण एक साथ किया जाता है। बात क्लियर है? अब आगे चलते हैं। अब देखिए कि जैसे कि हम यह आपको पूरे के पूरे व्यंजन हमने बता दिया, तो इसी में एक कभी कभी आपसे पूछा जाता है व्यंजन गुच्छ के बारे में पूछा जाता है। किसके बारे में? व्यंजन गुच्छ के बारे में पूछा जाता है। व्यंजन गुच्छ किसे कहते हैं? व्यंजन गुच्छ, जैसे कि एक ही शब्द में एक से अधिक व्यंजन की बात होती है। हालांकि व्यंजन एक से अधिक होते हैं, लेकिन अभी नहीं समझ पाएंगे। जैसे कि जो व्यंजन गुच्छ की बात करते हैं, जैसे अगर आपके सामने एक शब्द लिख दिया जाता है प्रश्न। अब प्रश्न में अगर आप देख रहे होंगे तो यह प्रा है या सा है। ठीक, अब इस प्रा को हम क्या नाम देते हैं? संयुक्त ध्वनि नाम देते हैं। ठीक, और इसे हम क्या नाम देते हैं? संपृक्त ध्वनि नाम देते हैं। तो यहाँ संयुक्त ध्वनि और संपृक्त ध्वनि, इसके पहले वाली आप वीडियो देखिएगा, जब हमने आपको भाषा जिस दिन हमने आपको बताया था उस दिन की वीडियो देखिएगा, तो हमने संयुक्त संपृक्त ध्वनियों की चर्चा किया है। अब यहाँ पर जो संयुक्त और संपृक्त ध्वनि एक साथ आया है, तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे? व्यंजन गुच्छ कहेंगे। ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे? व्यंजन गुच्छ कहेंगे। ठीक, जब आपके सामने प्रश्न आ जाए, ठीक, और जैसे अगर आपके सामने एक शब्द लिख दिया जाए व्यवस्था, या हो जाए, अगर आपके सामने लिख दिया जाए, आपके सामने एक और कोई शब्द लिखा जाए, जैसे कहा जाए व्यर्थ, व्यर्थ कहा जाए। ठीक, यह सारे शब्द कहाँ चले जाएंगे? व्यंजन गुच्छ में चले जाएंगे। क्लियर है? अब इसके अलावा आप ध्यान दीजिएगा, अब इसमें कुछ ऐसे भी शब्द आते हैं जिसे आप हिंदी की नवीन ध्वनि कहते हो। कि अगर आपसे कभी पूछा जाए हिंदी की नवीन ध्वनि, नवीन ध्वनि किसे कहते हैं? हिंदी की नवीन ध्वनि कौन कौन सी होती हैं? तो नवीन ध्वनि में एक आता है खा से खरगोश, झा से झरना, ठीक, और भा से भालू आ जाता है। खा झा भा यह क्या हो जाते हैं? हिंदी के नवीन वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हिंदी के, या हिंदी के नवीन वर्ण कहलाते हैं। इसको भी ध्यान रखिएगा। इन नवीन वर्णों के साथ साथ कभी नवीन वर्ण, नए वर्ण, ठीक, या तो नवनिर्मित में जान लीजिएगा। जब नवीन वर्ण की बात आ जाती है वहां पे आ और बड़ा आ को भी माना जाता है। ठीक, या नवनिर्मित वर्ण हो जाती है, इसे कह दिया जाता है नवनिर्मित वर्ण कहा जाता है। ठीक है, अब इसे हम क्या कहें? नवीन वर्ण की श्रेणी में आ और आ को माना जाता है, क्योंकि प्राचीन समय में आ को इस तरह रूप दिया जाता था, और जो खा होता था, खा को हम इस तरह बनाते थे। तो खा और रा और वाह एक साथ आएगा ही, इन दोनों में कोई अंतर नहीं। जब इसको हमने यहाँ मिला दिया, खाया हो गया, रवैया पढ़ा गया। जैसे कि अगर आपके सामने एक आध शब्द लिखा जाए, जैसे लिख दिया जाए कलख, यह लिखा जाए, अगर हम इसको इसी तरीके से लिखते हैं तो यह लिखते हैं कलरव। ठीक, कलरव और कलख में कोई अंतर ना पाया जाता, इसीलिए खा का क्या किया है? नवीनीकरण किया गया, इसको यहाँ से मिला दिया गया।
और यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसका जो नवीनीकरण किया गया तो वह किसके द्वारा किया गया था? केंद्रीय हिंदी निदेशालय के माध्यम से किया गया था। केंद्रीय हिंदी निदेशालय जिसकी स्थापना सर 1960 में हुई थी। कहाँ हुई थी? 1960 में हुई थी और नई दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी। इसी संस्था के द्वारा हिंदी के वर्णों का क्या किया गया था? मानकीकरण किया गया था और मानकीकरण करके इनका रूप परिवर्तन कर दिया गया था। तो बात यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक ही क्लियर है ना। अब आपसे कभी पूछा जाएगा जब अल्पप्राण महाप्राण की बात आएगी, सघोष अघोष की बात आएगी, तो वहां पे आप हमें इसी तरीके से आप लोग जवाब दीजिएगा। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं वर्णमाला में। ठीक है, अब आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। तो क्यों? क्योंकि हमने आपको व्यंजन वर्ण का हर एक कोना कोना भी बता दिया है। अगर आप पिछली वाली वीडियो देखेंगे, आज की वीडियो देखेंगे, उसके पहले की वीडियो देखेंगे, तो वहां पे आपको वर्णमाला से लगाकर वर्णमाला से जुड़े हुए जितने भी प्रश्नगत बातें हैं वह सारी चीजें आपके सामने रखी रहेंगी। लेकिन बात यह ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए कभी आपसे पूछ लिया जाए, जैसे कुछ चीजें होती हैं, आपसे संख्या पूछा जाता है, तो संख्या को एकदम आप क्लियर कर लीजिएगा, कितनी कितनी कैसे कैसे कहाँ कहाँ संख्या होती है। ठीक, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि मूल स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, मूल स्पर्श व्यंजन की संख्या, मूल स्पर्श व्यंजन की संख्या, स्पर्श व्यंजन की संख्या, व्यंजन की संख्या कितनी होती है भैया? मूल स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 16। लेकिन अगर आपसे यहीं पर बात कर लिया जाए स्पर्श व्यंजन की संख्या, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25। फिर आप ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए मूल दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? मूल दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? मूल दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? यह अगर आपसे पूछा जाए तो इसकी संख्या कितनी बताना है आपको? 3। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? तो आप उत्तर क्या देंगे? 7। तीसरी बात ध्यान रखिएगा, जब अगर आपसे पूछा जाए संयुक्त आज की अपनी स्वर की संख्या कितनी होती है? स्वर की संख्या कितनी होती है? तो आप क्या बताएंगे? 4। और अगर आपसे पूछ लिया जाए, यहीं पर एक नाम दिया जाए, कहा जाए संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो आप बताएंगे 4। दोनों में अंतर क्या है? यहाँ पर ए ओ को रखा जाता है, ठीक, और यहाँ पे क्या होता है? छत्रंग ज्ञ और को रखा जाता है। ठीक, यह दोनों का अंतर होता है। यह सारे प्रश्न हमेशा भ्रमित करने वाले होते हैं, इसीलिए हम आपको अंत में इन सारे प्रश्नों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दिया। जब आपसे कहीं पूछा जाए मूल स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 16। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25। मूल दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? 3। लेकिन दीर्घ स्वर की संख्या कितनी बतलाई जाती है? 7। और संयुक्त स्वर की संख्या कितनी होती है? 4। और संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। दोनों का अंतर हो गया। लेकिन अगर आपसे यहीं पे पूछ लिया जाता है आगत व्यंजन ध्वनियों की संख्या कितनी होती है? व्यंजन ध्वनि की संख्या, ध्वनियों की संख्या, आगत व्यंजन ध्वनियों की संख्या कितनी होती है? तो आगत व्यंजन ध्वनियों की संख्या हमेशा बताइएगा 5। जो नुक्तेदार वर्ण लिखे जाते हैं वह क्या कहलाते हैं? आगत ध्वनियां कहलाती हैं। तो मित्र आज यह देखिएगा, आज आपको क्या हो गया? वर्णमाला का क्या हो गया? वर्णमाला का समापन हो गया। पूरा का पूरा वर्णमाला का हमने एक एक कोना कोना झाड़ के आपको दे दिया। अब आप तैयारी करिए, जहां पे अगर आपको कोई दिक्कत हो वहां पे आप हमें बताइएगा। ठीक, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करिएगा। और जो यह क्लास आपको मिल रही है, इस क्लास को अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने घर परिवार के लोगों को भी शेयर करिए। जो आपके यहाँ पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनको भी शेयर करिएगा। ठीक, तो इससे क्या हो जाएगा? ज्ञान आपको बढ़ता ही रहेगा और घटेगा नहीं। कुछ और लोग आपके पीछे पीछे आकर, आपको छोटे भाई होंगे, बहन होंगी, वह भी आपके पीछे पीछे सफलता की ओर बढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर अगली क्लास में हम फिर मिलते हैं, हिंदी के एक नया मुद्दा लेकर, एक बेहतरीन मुद्दा लेकर आपके सामने उपस्थित होते हैं। ठीक, तो चलिए, तब तक के लिए आप सभी को क्या किया जाता है? चलिए बताइए फिर। लेकिन ध्यान रखिएगा कि कल हमने आपको कहा कि जब तक वर्दी नहीं तब तक सर्दी नहीं। इस बात को ध्यान रखिए। सर्दी बहुत है, वो अलग मुद्दा है, लेकिन आपकी तैयारी एक अलग मुद्दा है। दोनों का कोई रिश्ता नहीं। ठीक, आप सफल होने में
आपको सर्दी या गर्मी से कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास फिर यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर हम अगेन इसके बाद जो हम मुद्दा लेके आएंगे उसके बारे में बता देते हैं। इसके बाद हमारा आपका जो मुद्दा होगा वह किसका होगा? इसके बाद हमारा आपका मुद्दा क्या होगा? विशेषण, विशेष्य, और किसका होगा? प्रविशेषण को होगा। किसका होगा? विशेषण, विशेष और प्रविशेषण को होगा। यह बातें हम देखेंगे, लेकिन कहिए तो तब तक हम आपको एक दो क्वेश्चन और बता देते हैं। इससे किससे? इससे नहीं, इससे बताएंगे। इसमें जुड़ी हुई कुछ और तार्किक बातें बताते हैं, ठीक है। यह तो हमने आपको यहाँ पर एक व्यू बता दिया कि इन सारी चीजों को ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको हम बता देते हैं कि जैसे ही अगर आपसे कभी पूछा जाए कि स्वर की संख्या कितनी होती है, अगर आपसे पूछा जाए स्वर की संख्या कितनी होती है, स्वर की संख्या कितनी हो जाती है भैया? 11 हो जाती है, ठीक। और बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया अयोगवाह ध्वनियों की संख्या कितनी होती है? अयोगवाह ध्वनियों की संख्या, अयोगवाह ध्वनियों की संख्या कितनी होती है? संख्या कितनी होती है? 2 होती है, ठीक। और अगर मान लीजिए कभी आपसे पूछ लिया जाए कि हिंदी का व्याकरणाचार्य किसे कहा, हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? हिंदी के पाणिनि किसे कहा जाता है? हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? पाणिनि आचार्य किशोरीदास वाजपेयी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आचार्य किशोरीदास वाजपेयी को कहा जाता है। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी को कहा जाता है, ठीक। हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? आचार्य किशोरीदास वाजपेयी को कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक यह हमने आपको यह भी मुद्दा बताया। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया, किसको? व्यंजन को आयोजित की गई, व्यंजन वर्णों को कितने भागों में बांटा गया? व्यंजन वर्णों को इसको आयोजित किया गया, कितने भागों में बांटा गया? कितने भागों में बांटा गया? हो सकता भागों में रखिएगा बांटा गया। तो व्यंजन वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है, यह आप जानिएगा। व्यंजन वर्णों को कितने भागों में बांटा गया? 8। और अगर आपसे पूछा जाए व्यंजन के कितने भेद होते हैं, व्यंजन वर्ण के भेद की अगर हम बात करते हैं, व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो 3, ठीक। व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं, ठीक। अगर आपसे पूछा जाए कि पंचमा अक्षर की संख्या कितनी होती है, पंचमा अक्षर की संख्या कितनी होती है? पंचमा अक्षर की संख्या कितनी होती है? 5। और दूसरी चीज देखिएगा, आपके यहाँ एक आता है अनुनासिक और दूसरा क्या आता है? निरनुनासिक। एक आता है क्या? अनुनासिक आता है। क्या जाता है? अनुनासिक वर्ण आते हैं, ठीक। अनुनासिक वर्ण आता है। और एक हो जाता है निरनुनासिक हो जाता है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, जिन वर्णों के ऊपर चंद्र बिंदु लगा होगा, क्या लगा होगा? चंद्र बिंदु लगा होगा, उसे हम क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। चंद्र बिंदु के अलावा अगर उस पे अनुस्वार भी लगा होगा तब उसे भी हम क्या कहेंगे? अनुनासिक कहेंगे। और जब निरनुनासिक की बात होगी तो यह चंद्र बिंदु नहीं लगा रहेगा तो उसे क्या कह देंगे? अनुनासिक कह देंगे। तीसरी बात ध्यान रखिएगा, जब आपसे कभी पूछा जाए, क्या पूछा जाए? हिंदी वर्णमाला का सबसे छोटा वर्ण कौन सा होता है? हिंदी वर्णमाला का सबसे छोटा वर्ण कौन सा होता है? अगर आपसे पूछा जाए हिंदी वर्णमाला का सबसे छोटा वर्ण, हिंदी वर्णमाला का सबसे छोटा वर्ण, सबसे छोटा वर्ण क्या होता है? छोटा वर्ण क्या होते हैं भैया? सबसे छोटा वर्ण क्या हो जाता? अंग होता है। क्या हो जाता? अंग। फिर दूसरा क्या हो जाता? आहा, ठीक। फिर तीसरे नंबर पे आ लिखा जाता है, ठीक है। फिर क्या हो जाता? आगत आ। फिर क्या हो जाता? बड़ा आ। उसके बाद सारे वर्ण लिखते चले जाते हैं। सबसे छोटा वर्ण क्या होता है? अंग होता है। तीसरी बात याद रखिएगा, जब पदों के बीच में, शब्द के बीच में क्या होगा? विसर्ग होगा। पद के बीच में क्या लगा होगा? विसर्ग लगा होगा। तब वहां पर विसर्ग हो, तब वहां क्या हो जाता है? वहां शिरोरेखा का प्रयोग नहीं किया जाता है। शिरोरेखा का प्रयोग
नहीं किया जाता है, प्रयोग नहीं किया जाता है, यह भी याद रखिएगा। तब वहां पे किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? सिररेखा का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो जैसे अगर हमने आपसे यहाँ पे यह बात कही कि वहां पे क्या नहीं किया जाता, सिररेखा का कोई प्रयोग नहीं किया जाता, तो ध्यान रखिएगा। जैसे अगर आप लिखते हैं अंतःपुर, अंतःपुर यह शुद्ध है। अगर हम अंतःपुर को यह कह देंगे अंतःपुर, अब यहाँ पे लिख दिए। जैसे अगर आप लिखते हैं प्रायः पान, प्रातः काल लिख दीजिएगा, प्रातः काल यह शुद्ध है कि प्रातः काल यह शुद्ध है? दोनों में से बताइए कौन सा शुद्ध है? दोनों में बताइए कौन सा शुद्ध है? तो इसमें से शुद्ध क्या हो जाएगा? क्यों? क्योंकि यहाँ विसर्ग के ऊपर सिररेखा का कोई प्रयोग नहीं किया जाता है। तो चलिए, इतनी जानकारी आपको आज हमने दिया। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त किया जाता है। फिर अगले मिलते हैं, अगले नए वीडियो में, नए क्लास में मिलते हैं मित्रों। तब तक आप इस वीडियो को खूब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों को, भाई बहन को, मित्रों को, जो भी आपके साथ होंगे सबको शेयर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपकी सेवा में आरबी द विजन चैनल हमेशा तत्परता अपनी दिखाएगा और ईमानदारी के साथ दिखाएगा। अभी आपके सामने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट भी आएंगे। अभी तो सिर्फ हमने आपको पढ़ाया, अभी तो बहुत सारी चीज़ों के प्रैक्टिस सेट भी आपको करवाना है। क्यों? क्योंकि अब की बार क्या लेना है? वर्दी लेकर ही वापस आना है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपनी बातों को विराम देते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।